Welcome children. Today we'll start a new chapter, friction. This is chapter 12 of class 8. So what we are going to discuss in this chapter? What is friction? Then some examples of friction, factors affecting friction, types of friction, increasing and reducing friction. So let us start our discussion. Let me first tell you what is force of friction. Friction is the force which resists the relative motion of a surface. All types of surface like solid, liquid and air offer the force of friction. Friction force always applies in the opposite direction of movement. And friction is applied when two surfaces are in contact and move relative to each other. इसका मतलब है फ्रिक्शन फोर्स हमेशा एक मटेरियल का जो मोशन होता है उसको हमेशा रेजिस्ट करता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, जिसके वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन को हमेशा रेजिस्ट करता है। ठीक है, और ये जो फ्रिक्शन ये हर तरह का सरफेसेस में क्रिएट होता है, वो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या एयर हो, हर तरह का सरफेस से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होता है। और फ्रिक्शन तब अप्लाई होता है जब दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। जैसे हम एक बॉक्स, एक सॉलिड सरफेस चट्टान पर रखा हुआ है, हम उसको अगर फोर्स देंगे, उसका प्लेस चेंज करना चाहेंगे, तो वहां पर हम जितना फोर्स दे रहे हैं वो एक डायरेक्शन में हम दे रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए आपका फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। ठीक है, मैं यहाँ आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। जैसे पहला एग्जांपल है, ए मूविंग व्हील ऑन द ग्राउंड स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस बिकॉज सरफेस ऑफ ग्राउंड ऑफर्स ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन टू द सरफेस ऑफ व्हील इन द मोशन। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक व्हील है। ये व्हील को हमने फोर्स दिया, पुश किया, तो ये व्हील कुछ देर तक जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे वो स्लो हो जाएगा, फिर रुक जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक चट्टान के कांटेक्ट में है या फिर किसी सरफेस, सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में है। तो ये जब मूव कर रहा है, तो जब हमने पुश किया तो यहाँ आप देख सकते हैं एरो जो है, ये ऊपर वाला एरो दिखा रहा है कि ये व्हील इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। जैसे ये उल्टा दिशा में उसको एक्ट कर रहा है, तो इसको हमेशा ये रेजिस्ट करेगा। इसीलिए जब तक पुश जो है ज्यादा जब तक रहता है तब तक ये मूव करता है, उसके बाद ये धीरे धीरे स्लो हो जाता है, फिर रुक जाता है। Similarly, second example, after applying brakes to a moving bike, the surface of brakes offers friction to the surface of moving wheel and the bicycle stops because of force of friction. हम साइकिल चला रहे हैं, जब ब्रेक लगाते हैं तब क्या होता है, जो ब्रेक है, ब्रेक का जो सरफेस होता है उसका एक रबर होता है, वो व्हील के ऊपर फ्रिक्शन डालता है, फ्रिक्शन फोर्स डालता है। व्हील तो मूव कर रहा है, अभी जब व्हील के ऊपर ये जो रबर का जो ब्रेक का जो रबर होता है, वो रबर उसके ऊपर जब फ्रिक्शन फोर्स डालता है तो वो व्हील को आगे जाने से रोकता है, जिसके वजह से व्हील स्टॉप हो जाता है। सो ब्रेक लगाने से
जो व्हील बंद हो जाता है, रुक जाता है, या फिर बाइसाइकिल रुक जाता है, या गाड़ी का व्हील चलना बंद कर देता है, ये सारे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। थर्ड एग्जाम्पल, जेंटली पुश ए बुक ऑन ए टेबल, इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ बुक एंड टेबल। उसी तरह हम एक बुक को टेबल के ऊपर पुश करेंगे तो क्या होगा, बुक कुछ दूर तक जाएगा फिर रुक जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि बुक का जो सरफेस है वो टेबल के सरफेस के कांटेक्ट में है और बुक को हम पुश कर रहे हैं, तो हम फोर्स दे रहे हैं, लेकिन टेबल का जो सरफेस है उस बुक के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डाल रहा है, जिसके वजह से बुक और आगे नहीं जा सकता। तो अभी हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ज्यादा होगा, कम होगा, ये सारे कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कांटेक्ट। अभी देखो आपका बुक और एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो। तो आपको लग रहा है कि टेबल का जो सरफेस है वो पूरा स्मूथ है, कोई इरेगुलरिटीज नहीं है। लेकिन आप अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे या फिर कोई लेंस लेकर देखोगे तो आपको वहां पर ऐसे इरेगुलरिटीज दिखाई देंगे। तो उसी तरह बुक का सरफेस भी हमको स्मूथ लग रहा है, स्मूथ दिख रहा है, लेकिन हम अगर लेंस लेकर देखेंगे तो उसमें भी ऐसे इरेगुलरिटीज है। तो ये दोनों सरफेस, दो इरेगुलर सरफेस जब कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों में इंटरलॉकिंग हो जाता है। इसीलिए हम फोर्स देने पर भी ये जो इंटरलॉकिंग फोर्स उसको आगे जाने से रोक देता है, ठीक है। और जिसकी वजह से बुक हो या कोई भी चीज हम जिसके ऊपर प्रेशर देते हैं वो थोड़ी दूर जाके रुक जाता है। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस व्हिच आर इन कांटेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द फ्रिक्शन। दूसरा, फ्रिक्शन फोर्स विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन वेट। दूसरा फैक्टर है वेट। अगर हम ज्यादा वेट वाला ऑब्जेक्ट को रखेंगे किसी सरफेस के ऊपर और उसके ऊपर हम फोर्स देंगे, पुश करेंगे या पुल करेंगे, तो भी जो इरेगुलरिटीज के बीच में, सरफेस के बीच में जो इंटरलॉकिंग है वो इंटरलॉकिंग और टाइट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से फोर्स एक्ट कर रहा है वेट की वजह से, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऊपर से फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट, यानी एक है चट्टान या फिर टेबल का सरफेस और दूसरा जो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर है, ये दोनों के बीच जो इरेगुलरिटीज है उसमें इंटरलॉकिंग तो पहले से होता था, अभी जब वेट डालेंगे तो उसमें इंटरलॉकिंग और ज्यादा हो जाएगा और जिसकी वजह से मूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो फ्रिक्शन है इंक्रीज हो रहा है। The friction increases with increase in weight. The friction increases with increase in irregularities in the surfaces which are in contact with each other. Okay. तो यहाँ पर देखो हमने एक एग्जाम्पल दिया है, It is easier to drag a mat when nobody is sitting on it then a person is sitting on it because of friction increases with increase in weight. इसका मतलब है कोई मैट है, ठीक है, उस मैट को हमको फ्लोर से हटाना है तो या फिर खींच के ले जाना है, तो उस मैट को हम आसानी से खींच के ले जा सकते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, एक बच्चा भी बैठा हुआ है, तो हमको खींचने में तकलीफ होती है, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बच्चा हो या फिर कोई भी आदमी बैठा हो या भी कोई भी चीज अगर हम मैट के ऊपर रख देते हैं तो उसका वेट की वजह से जो मैट और फ्लोर के बीच में इंटरलॉकिंग टाइट हो जाता है, जिसके वजह से उसको मूव करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखो किस तरह आपका वेट अफेक्ट्स द फ्रिक्शन।
देयर इज मोर फ्रिक्शन बिटवीन द बुक विथ मोर वेट। यहाँ देखो दो बुक हम दिखा रहे हैं, एक येलो कलर का, एक रेड कलर का। हम यहाँ पर देखो ये जो येलो कलर बुक है इसका वेट ज्यादा है, तो इसीलिए ऊपर से जो वेट काम कर रहा है इसके ऊपर ज्यादा फोर्स काम कर रहा है, तो इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आप देखो फ्रिक्शन फोर्स को हम ग्रीन कलर से दिखाए हैं और हम जो फोर्स पुश दे रहे हैं उसको वायलेट कलर से दिखाए हैं। तो हमको यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है बिकॉज ऑफ द मोर वेट, इसीलिए हमको ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा इस बुक को हटाने के लिए। लेकिन यहाँ पर बुक पतला है, रेड कलर का जो बुक दिखाई दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर वेट कम है इस बुक का, इसीलिए आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी कम है, इसीलिए हम कम फोर्स अप्लाई करके इस बुक को यहाँ पर हटा सकते हैं। तो ये इससे हमको ये दो पिक्चर से आप कंपेयर कर सकते हैं कि वेट बढ़ने से किस तरह फ्रिक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद रॉफ सरफेस और स्मूथ सरफेस के बारे में हम बात कर रहे थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सरफेस है उसके ऊपर एक बॉक्स है, ये बॉक्स को यह आदमी हटाने की खींचने की कोशिश कर रहा है, पुश करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ सरफेस स्मूथ है लेकिन यहाँ सरफेस रॉफ है। तो यहाँ हम दिखा रहे हैं, ये एरो मार्क से हम दिखा रहे हैं कि ये आदमी कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, और यहाँ से हम दिखा रहे हैं फ्रिक्शन। तो आप देखिए यहाँ स्मूथ सरफेस है, इसीलिए ये बॉक्स और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो कम है, इसीलिए हमको कम फोर्स अप्लाई करके इसको हम हटा सकते हैं या फिर पुश कर सकते हैं। लेकिन आप इस पिक्चर में देख सकते हैं सरफेस क्योंकि रफ है इसीलिए फ्रिक्शन ज्यादा होता है, ये एरो बड़ा है, दैट मीन्स हाई फ्रिक्शन इज देयर, और इसीलिए हमको बिग पुश देना पड़ेगा इस बॉक्स को हटाने के लिए। तो अभी हमको क्या पता चला, एक है रफ सरफेस, दूसरा है वेट। अगर रफनेस ज्यादा होता है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, अगर वेट किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा होता है तब भी फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में अक्सर आता है कि अगर हम किसी बुक को मतलब जैसे रखा है हमने, जैसे ये देखो हमने यहाँ 3 पिक्चर दिखाया है, इस बुक में ज्यादा फ्रिक्शन है, ये बुक और टेबल के बीच, ये बुक और टेबल के बीच कम फ्रिक्शन है। ठीक है, लेकिन इस बुक का हमने क्या किया, जस्ट टर्न कर दिया, उसको टर्न कर दिया ताकि इसका जो सरफेस एरिया जो टेबल के कांटेक्ट में आता है वो कम हो गया। तो अक्सर ये एग्जाम में आता है कि अगर एक बुक को अगर हम टर्न कर दे ताकि उसका जो सरफेस टेबल के कांटेक्ट में जो आता था उसका एरिया अगर कम हो जाए तो फ्रिक्शन कमेगा या घटेगा या सेम फ्रिक्शन रहेगा। बच्चों यहाँ पर आप याद रखो, ये पिक्चर के साथ मैं आपको समझा रही हूँ, चाहे बुक का हम जो एरिया कांटेक्ट में है टेबल के कांटेक्ट में, उसका एरिया में चाहे कोई भी चेंज आए, उसका तो वेट तो एक जैसा ही है ना, बुक का वेट में तो कोई कम या ज्यादा नहीं होगा, तो फिर फ्रिक्शन फोर्स कैसे चेंज होगा। इसीलिए आप ये दोनों पिक्चर में देख सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बुक को मूव कराने के लिए उसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये बच्चों आप ध्यान में रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अक्सर एग्जाम में आता है कि हम अगर बुक को या कोई ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया को ऐसे रखे कि सरफेस एरिया कम हो जाए तो फ्रिक्शन फोर्स कम या ज्यादा या सेम रहेगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन 3 तरह के होते हैं, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन दूसरा, एंड तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वो है जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है जब एक ऑब्जेक्ट इज इन नो मोशन, ये मूव नहीं कर रहा है लेकिन इसको
फोर्स अप्लाई करने से जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक है, उसको हटाने के लिए या फिर उसको मूव कराने के लिए जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, देखो ये स्टैटिक है, इसका मतलब नहीं कि इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, कम से कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अप्लाई हो रहा है। तो ये स्टैटिक कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा सबसे कम होता है, याद रखो। देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या है, हम फोर्स अप्लाई करके अगर इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहेंगे और ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तब क्या होगा, ये ज्यादा घिसेगा यहां पर और फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो आपका कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टैटिक है, हम फोर्स दे रहे हैं, वो मूव नहीं कर रहा है, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है। दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर हम फोर्स अप्लाई करने से मूव कर रहा है तो उसके सरफेस, जो बॉक्स का सरफेस और चट्टान का जो सरफेस है, वो दोनों में अभी फ्रिक्शन ज्यादा होता है और ये स्लाइड करता है इस सरफेस के ऊपर, उसको कहा जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर रोल करता है, जैसे कोई बॉल या सिलेंडर ये रोल कर रहा है, फोर्स अप्लाई करने से इसके ऊपर ये रोल कर रहा है, तो ये फ्रिक्शन जो फोर्स होता है वो और भी कम होता है। ठीक है, अभी देखो यहां पर आप देख सकते हो, ये एक बॉक्स को ये मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, इसीलिए उसको वो पुश करने से भी ज्यादा फोर्स देना पड़ रहा है, उसको मूव करने के लिए मूव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो स्टैटिक कंडीशन में भी ये दोनों के बीच इंटरलॉकिंग है, जिसको ये आदमी घटा नहीं पा रहे हैं। तो मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन आपको दे दूं। दिस फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, comes into action when a surface slides over another surface and resists its motion is called sliding friction। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि फोर्स देने से अगर कुछ स्लाइड हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको कहा जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ देखिए आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन, the minimum force required to make a body just to slide over the surface is called sliding reflection. Once a body starts sliding, the sliding friction is reduced. अगर जब तक स्लाइड नहीं करता स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा रहता है, लेकिन जब वो मूव करना शुरू कर देता है तब स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम हो जाता है। सो इट इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। याद रखो बच्चों, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होता है स्टैटिक फ्रिक्शन में, स्टैटिक कंडीशन में, when the object is not in motion, then उससे थोड़ा कम होता है स्लाइडिंग में और सबसे कम होता है रोलिंग में। ये तीन चीज आपको याद रखना है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज मोर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन सा होता है, स्टैटिक, और सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में रेड्यूस फ्रिक्शनल फोर्स रेड्यूस होता है, इसीलिए आदमी अच्छे से मूव कर सकता है, और रोलिंग फ्रिक्शन में तो और भी अच्छे से मूव कर सकता है क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है। ये दो पिक्चर में आप देखो किस तरह स्लाइड कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। दिस फ्रिक्शन कम्स इनटू एक्शन व्हेन ए सरफेस रोल्स ओवर अनदर सरफेस। जैसे मैंने बॉल की बात कही या फिर एक सिलेंडर की बात कही, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स उसको रेजिस्ट कर रहा है उसको कहा जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। Again and again I am telling children this is very very important. So this is example of rolling friction. आप देखो यहाँ पर उसके ऊपर
ये व्हील कैसे मूव कर रहा है, बिकॉज इसका शेप सर्कुलर है, तो यहाँ से जब पैडल मार रही है तो उसको हम पुश कर रहे हैं, और यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज कर रही है। एयर रेजिस्टेंस भी है और ग्रेविटी भी है, ये सबको चीरते हुए पैडलिंग के वजह से ये आगे बढ़ती जा रही है। एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि इसका शेप सर्कुलर है, सो इट मूव्स इजीली, इट रोल्स ऑन द सरफेस, सो द फ्रिक्शन इज लेस. And now the most important part is that the friction is a necessary evil, because the friction is both harmful and beneficial for us. For example, so often it is asked in the exam as 5-mark question, justify that friction is a necessary evil, it is required. By this, some harmful effects are also there, but it is necessary. How? Let us discuss with the example. We can walk easily because ground offers friction. In the less friction, walking situation becomes almost impossible. Therefore, friction is necessary, even a simple task like walking. हम चल रहे हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, हमारा पैर स्लिप हो जाता, हम गिर जाते, कभी चल ना पाते। क्योंकि हमारे पैर के नीचे इरेगुलरिटीज है, सरफेस में इरेगुलरिटीज है, दोनों में इंटरलॉकिंग होता है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, इसीलिए हम चल पा रहे हैं। सो फ्रिक्शन इज एसेंशियल फॉर अस, इट इज यूजफुल फॉर अस. It is difficult task to move on a wet muddy track or wet marble floor. This is because these surface offer very small friction to the surface of feet of a person. आप देखो, कोई नॉर्मल सरफेस के ऊपर चल रहे हो और कोई मार्बल में पानी या ऑयल गिरा है उसके ऊपर आप चल रहे हो, किसमें आसानी से चलोगे? आप नॉर्मल सरफेस में आसानी से चलोगे, लेकिन जब पानी या ऑयल गिर जाता है मार्बल के ऊपर, ऐसे मार्बल स्लिपरी होता है, स्मूथ होता है उसका सरफेस, तो वहां पर फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है और हमारा पैर स्लिप कर जाता है और हम ठीक से चल नहीं पाते. नेक्स्ट, थर्ड वन इज, इट इज डिफिकल्ट टास्क टू मूव ऑन ए वेट. Third one is, sole of shoes have grooves on them. Grooved sole gives more friction to the ground, which gives better grip. When we walk, shoes with worn out soles can be slippery. बच्चे, आप जब जूता खरीदते हो तो आपके पेरेंट्स अक्सर देखते हैं कि नीचे जो सोल है, सोल में ग्रूव कितना है, मतलब उसका इरेगुलरिटीज या सरफेस रफ है या स्मूथ है. स्मूथ सरफेस वाला कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन कम होगा और हम कभी भी स्लीप करके गिर सकते हैं. इसीलिए हम हमेशा देखते हैं कि जिस शू के नीचे वाला सोल में ज्यादा ग्रूव हो, हम उस तरह का जो है आपका शू हम सिलेक्ट करते हैं. आपके स्कूल शू में भी ज्यादा ग्रूव होता है, ताकि क्योंकि आप स्कूल में खेलते हो, तो खेलने के टाइम अगर ग्रूव नहीं होता तो आप गिर जाते. The tire of vehicle have treads. आपने देखा होगा टायर में भी treads होते हैं for better grip over road. It provides friction to the surface of road. When treads are worn out, the tires need to be replaced with new one. अगर टायर घिस जाता है, घिसते घिसते अगर खत्म हो जाए, स्लीपरी हो जाए, स्मूथ हो जाए, तो उसको तुरंत कर देना चाहिए, नहीं तो आप ब्रेक लगाने से स्लीप होगा और कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है. Friction can also produce heat. Vigorously rub your palm together for a few minutes. फ्रिक्शन से जब दो सरफेस घिस जाता है तब हीट प्रोड्यूस होता है. उस तरह आप देख सकते हैं, आप अपने दोनों पाम को अगर घिसोगे तो उससे हीट प्रोड्यूस होता है और उस हीट हम फेस को दे सकते हैं. ये एक योगा का एक स्टेप है. Then writing with pen is possible because paper provides friction to the tip of the pen. अगर पेपर और पेन का टिप में फ्रिक्शन नहीं होता तो हम कभी नहीं लिख पाते, वो स्लिप कर जाता, और पेन से हम अगर कोई लेटर लिखना चाहते तो वो सिर्फ एक लाइन हो जाता.
When a machine is operated, heat generated causes much wastage of energy. यहाँ देखो हार्मफुल इफेक्ट हम देख रहे हैं फ्रिक्शन का। अगर मशीन चलाने के टाइम जब फ्रिक्शन होता है तो हीट जनरेट होता है, तो हीट जनरेट होने से ज्यादा एनर्जी लूज होता है। अभी हम देखेंगे हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड हाउ टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। ऐसे कुछ जगह होता है, ऐसे कुछ सिचुएशन होता है जहां पर हमको फ्रिक्शन को बढ़ाना है, और ऐसे कुछ जगह होता है जहां पर हमको फ्रिक्शन को कम कराना है। सो फ्रिक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रिक्वायर्ड इन सम सिचुएशन। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हम पढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है जहां पर हमको फ्रिक्शन को इंक्रीज कराना है। जैसे ट्रेडेड टायर्स ऑफ व्हीकल इंक्रीजेस फ्रिक्शन। रोड और टायर के बीच फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए हमको ट्रेडेड टायर यूज करना है, और जब ये ट्रेडेड टायर धीरे धीरे स्मूथ होने लगे तो हमको टायर तुरंत चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ट्रेड इन द टायर मेक्स ए बेटर ग्रिप विथ द रोड, अदरवाइज ब्रेक लगाने से स्लिप कर जाएगा। दूसरा है, तो एक है हम ट्रेड कर सकते हैं टायर में, दूसरा है शू का जो सोल होता है उसमें भी ट्रेड होना चाहिए, ग्रूव्स होना चाहिए, ताकि हम गिरेंगे नहीं, स्लीप नहीं करेंगे, आराम से आसानी से चल पाएंगे। Javelin throw rubs some powder on his palms to get better grip on the javelin. Javelin आप जानते हो ना, एक javelin थ्रो कंपटीशन होता है, तो javelin को अच्छा पकड़ रखने के लिए javelin में हम कुछ पाउडर उसमें लगाते हैं, पाम में पाउडर लगाते हैं, ताकि जैवलिन में अच्छा ग्रिप हो, अदरवाइज हमारा स्वेट के वजह से वो हाथ से फिसल ना जाए। इसीलिए बेटर ग्रिप के लिए जैवलिन थ्रो के टाइम में कुछ पाउडर रब कर दिया जाता है पाम में। देन कबड्डी प्लेयर आपने देखा होगा बार बार मिट्टी को छूते रहते, क्योंकि कबड्डी खेलने से आपका बहुत स्वेट निकलता है, और स्वेट हाथ में आ जाए तो आप जिसको पकड़ना चाहोगे तो वो फिसल के चला जाएगा और आप हार जाओगे। तो इसीलिए कबड्डी प्लेयर क्या करता है, अपने हाथ में जो धूल मिट्टी होता है उसको रब करता है, ताकि बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट, उनके ऑपोजिट में जो खेल रहे हैं उनको अच्छे से पकड़ पाए, वो फिसल के ना जा पाए, उसको उसके लिए वो हाथ में डस्ट या जो भी है धूल है उसको रब करते हैं। तो ये कुछ डायग्राम्स है आपको मैं दिखा रही हूँ, इसको कहा जाता है ट्रेड। ठीक है, ये व्हील का ट्रेड है। अब देखो ये एक आपका जो यहाँ पर आप बोलेंगे क्या फ्रिक्शन एविल है? नहीं, यहाँ फ्रिक्शन एविल बोलेंगे नहीं, खतरा है नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके वजह से ही गाड़ी ठीक से स्मूथली चलता है। लेकिन एक शूज में भी देखो इसके नीचे ट्रेड होता है, उसको भी हम खतरा नहीं बोलेंगे। ठीक है, यहाँ हाथ में हम ग्लोव्स पहन रहे हैं, लेकिन अगर स्लीप करेगा तो कोई चीज को हम पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए इसमें देखो आप रफ सरफेस है, तो इसको भी हम खतरा नहीं बोलेंगे। ठीक है, देन अभी देखेंगे कि रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन। कुछ जगह कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहां फ्रिक्शन को कम करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जैसे आप व्हीकल में हम लोग क्या करते हैं, स्मूथ मूवमेंट, कोई मतलब उसका इंजन के अंदर जो व्हील वगैरह होता है उसका स्मूथ मूवमेंट के लिए, स्मूथ मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, उसके लिए हम लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, ग्रीस ऑयल ये सब यूज करते हैं। In the engine of vehicle, use of lubricant increases the efficiency as parts are not rubbed directly each other. तो आप देखो कोई गाड़ी खोल के देखोगे, खुला हुआ गाड़ी को देखोगे, इंजन देखोगे, तो उसके अंदर बहुत सारे व्हील्स होते हैं, और वो व्हील या फिर जो दो ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन होता है, वो फ्रिक्शन से क्या होता है, काफी डैमेज होने का चांसेस है। तो इसीलिए हम अगर लुब्रिकेंट दे दे तो वो अच्छे से वो मूव कर सके और आपका इंजन भी सही सलामत रहे। In many machines, graphite powder, oil, grease are used as lubricant for reducing friction. कुछ मशीन में ग्राफाइट पाउडर, ऑयल, ग्रीस ये सब यूज होता है। Few drops of oil are poured on the
hinges of a door for reducing friction, the door moves smoothly. आप देखा होगा कुछ दिन यूज करने के बाद डोर वैसे ना आप खोलने से बंद करने से आवाज निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा आवाज क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हिंज होता है दरवाजा जहां जॉइंट है वो हिंज पे फ्रिक्शन बढ़ जाता है, तो उस फ्रिक्शन को कम करना है, नहीं तो वो घिस जाएगा और धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा। तो इसीलिए वहां पर हम थोड़ा सा ऑयल दे दे तो वहां पर फ्रिक्शन कम हो जाएगा और आसानी से आपका डोर आप खोल पाओगे, बंद कर पाओगे और आवाज भी नहीं निकलेगा। लास्ट एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया है कि व्हाइल प्लेइंग कैरम, आप जब कैरम खेलते हो तो उस बोर्ड के ऊपर हम लोग पाउडर छिड़क देते हैं ताकि हमारा जो गोटी होता है वो अच्छे से मूव कर पाए। तो ये कुछ मेथड्स है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बाय पॉलिशिंग। अगर सरफेस को स्मूथ कर दिया जाए तो पॉलिश कर दिया जाए तो इरेगुलरिटीज रिड्यूस हो जाएगा और फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। लुब्रिकेंट हम यूज करते हैं काफी सारे इंजन में, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। आप देख सकते हो यहाँ साइकिल का जो चेन है ना वहां पर आपका लुब्रिकेंट दिया जा रहा है ताकि चेन अच्छे से घूमे और आपको पेडल मारने में दिक्कत ना हो। वो यूज ऑफ बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग, आप जैसे देखे होंगे साइकिल में ही आपने देखा होगा व्हील जहां पर लगा हुआ है वहां पर बॉल बियरिंग होता है, बल, ताकि वो रोटेशन हो और वहां पर फ्रिक्शन कम हो जाए। देन स्ट्रीम लाइनिंग, आपने देखा होगा कि प्लेन, एरोप्लेन, बोट और जो बहुत स्पीड चलता है कार, वो सबका एक डेफिनेट शेप होता है। अब देखो यहाँ पर डायग्राम में हमने एक शेप दिखाया जिसको कहा जाता है स्ट्रीमलाइन शेप और ये है नॉर्मल शेप। ये ऐसा अगर शेप हो तो मूव करने में दिक्कत होती है, मतलब जैसे पानी में जा रहा है बोट तो पानी को चीर के जाना है, तो पानी को चीर के जाने के लिए या फिर एरोप्लेन को एयर को चीर के जाने के लिए ऐसा शेप होना जरूरी है, इसको कहा जाता है स्ट्रीमलाइन शेप। Then use of correct combination of surface in contact, जो दो सब ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं उसका सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो। हमको हमेशा देखना चाहिए कि फ्रिक्शन कम करने के लिए सरफेस हमेशा स्मूथ हो। अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। हम सिर्फ अभी तक ऑब्जेक्ट का सॉलिड सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन गैस एंड लिक्विड में भी आपका फ्रिक्शन होता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये गैस और लिक्विड दोनों को कहा जाता है फ्लूइड। सिमिलर टू सॉलिड, फ्लूइड also provide friction. The friction of fluid increases with the speed of object moving through it and speed of fluid. तो फ्रिक्शन कब बढ़ता है? जब कोई ऑब्जेक्ट जैसे एरोप्लेन अगर बहुत स्पीड से जाएगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। अगर कोई बोट या शिप बहुत स्पीड से जाएगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। Objects which are made to move in fluid are made streamlined shape to reduce friction offered by fluid. मैंने अभी अभी बताया आपको कि फ्लूइड में आसानी से मूव करने के लिए, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए उनका शेप स्ट्रीमलाइन शेप होता है और मैंने आपको दिखा चुकी हूँ, ये है स्ट्रीमलाइन शेप। दिस इज जैसे बर्ड का होता है, फिश का होता है, तो उसी तरह हमको ये जो एरोप्लेन और शिप का शेप भी ऐसे ही बनाना पड़ता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट वन मार्क क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज ड्रैग? द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है फ्लूइड फ्रिक्शन का कुछ एग्जांपल्स। आप यहाँ देखो ये एरोप्लेन का शेप कैसे बनाया गया, एक बर्ड की तरह, और बोट का शेप कैसे बनाया गया, एक फिश की तरह। तो ये है स्ट्रीमलाइन शेप जिसकी वजह से ये एयर को चीर के और बोट जो है आपका वाटर को चीर के आगे निकल जाता है। सो दिस इज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये फ्रिक्शन वाला चैप्टर समझ में आ गया है, और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
तो धन्यवाद बच्चों, आपने पूरा ये वीडियो को देखा और काफी सारा एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है। आप भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप साइट कर सकते हो, दिखा सकते हो एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है। और सबसे बड़ी जरूरी बात है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना। और आशा करती हूँ कि आपका फ्रिक्शन से रिलेटेड जितना बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू once again for watching this video till end.